आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायोट-सेवर्ट्स लॉ। तो देखिए बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या होता है। जैसा हमें पता है कि अगर कोई वायर हो या कंडक्टर हो, कोई वायर या कंडक्टर हो तो इसके अराउंड क्या, अगर इसमें करंट फ्लो होता है तो इसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो बायोट-सेवर्ट ने क्या बताया था कि कितना होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, यही बताया था। यानी बायोट-सेवर्ट लॉ का यूज करके हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब देखें, अगर कोई करंट कैरेक्टर इन्फिनिशियल स्मॉल हो, बहुत ही स्मॉल होगा, उसके लिए भी निकाल सकते हैं, और लार्ज कंडक्टर होगा तो उसके लिए भी निकाल सकते हैं। तो मेनली क्या हो गया कि बायोट-सेवर्ट्स का यूज करके बायोट-सेवर्ट लॉ का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की। ठीक है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, उसको समझने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा, अगर हम डीएल की बात करते हैं तो क्या होता है, स्मॉल लेंथ होता है, और अगर इसी के साथ आई लगा दिया जाता है तो ये हो जाता है, इसको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाती है, तो इसी को बोलते हैं करंट एलिमेंट। तो अगर हम बात करें करंट एलिमेंट क्या होता है, करंट एलिमेंट, तो करंट एलिमेंट ये होता है कि अगर हम लोग वेक्टर डीएल में करंट का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो इसको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाती है, इसी को बोलते हैं करंट एलिमेंट। तो अब बायोट-सेवर्ट्स ने क्या बताया था, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो देखते हैं हम लोग बायोट-सेवर्ट्स। तो क्या होता है, एक आपके पास कंडक्टर है, कंडक्टर या वायर कह लीजिए, वायर है, तो इसके अराउंड, और इसमें एक करंट मान लीजिए फ्लो हो रहा है आई, इसके अराउंड इस साइड यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोग देखते हैं कि किस तरह निकालते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P। अब इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी और डायरेक्शन कैसे देखेंगे अभी बताया जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, एक इसके लिए जैसे करंट फ्लो हो रहा है, एक छोटे से एलिमेंट डीएल ले लेते हैं और इसमें करंट फ्लो हो जाता है तो ये वेक्टर डीएल हो जाए, क्योंकि इसको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाती है। देखिए क्या किया गया है, एक छोटा सा लेंथ ले लिया गया है, अब इससे इस पॉइंट को मिला दिया जाएगा और ये एंगल इसके बीच का जो ये बन रहा है उसको ले लिया जाएगा थीटा, और ये डिस्टेंस यहाँ तक की आर ले लिया जाएगा। इस पॉइंट P पे हम लोगों को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। पहले हम लोग इस करंट एलिमेंट डीएल की वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसके बाद टोटल निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो बायोट-सेवर्ट्स ने पहला क्या बताया था कि ये जो यहाँ पे होगा इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डीबी, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो डीबी होगा वो किस पे वेरी करेगा, इसकी डायरेक्शन अभी बता रहे हैं। पहले बायोट-सेवर्ट को बता देता हूँ क्या होता है, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसे कैसे देखेंगे ये बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो डीबी होगी, उन्होंने पहला बताया पॉइंट कि मैग्नेटिक फील्ड जो डीबी होगी उस पॉइंट पे वो जो है करंट एलिमेंट के डायरेक्टली, करंट एलिमेंट मतलब डीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा बड़ा लेंथ होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। पहला उन्होंने ये बताया। दूसरा उन्होंने ये बताया कि यही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया जाए कि मतलब जितना ज़्यादा उसमें करंट फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वहाँ पे। और तीसरा इन्होंने बताया कि जो डीबी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। अब ये साइन थीटा क्या है, एंगल बिटवीन जो है आपका वेक्टर जो है ये आर जो है और ये जो आपका डीएल जा रहा है उसके बीच का, इस एलिमेंट के बीच का एंगल थीटा, तो इसके डायरेक्टली ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा का। मतलब साइन थीटा की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा वहाँ पे। तो और उन्होंने क्या बताया नेक्स्ट पॉइंट कि यही डीबी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। मतलब वायर से जैसे जैसे आप दूर जाओगे, वायर से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, कम होती जाएगी। इन्होंने ये बताया। और ये देखिए ये वायर है, इसको थोड़ा सा डार्क कर लीजिए।
ये है, और हम लोग पॉइंट पी पे निकालना है इसको भी, ये है तो पॉइंट पी है। तो इसमें क्या हुआ, अब इन चारों को मिला दिया जाए, इन चारों को, तो इन चारों को मिलाकर आपका एक फार्मूला जो बन जाता है डी बी, डेल्टा डी बी क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई भी है इसमें, डी एल भी है और साइन थीटा, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो इस तरह से ये बायोट-सेवर्ट ने ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट छोटे से एलिमेंट के लिए डीएल के लिए ये होगा। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगाया जाएगा के, तो वहाँ पे के ना लिख के हम लोग लिखा जाता है, कोई कांस्टेंट लगाते हैं और उस कांस्टेंट को लिया जाता है म्यू नॉट अपान 4 पाई, दिख रहा है यार, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये जो है आपका बायो-सेवर्ट के अकॉर्डिंग एक छोटे से एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये होता है, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो एक बार दोबारा देखें, मैग्नेटिक फील्ड जो बी पे होती है बायो-सेवर्ट ने बताया स्मॉल एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस एलिमेंट लेंथ के, और करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसके बीच का एंगल जितना ज़्यादा और साइन थीटा जितना ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, तो ये उसके प्रोपोर्शनल होता है। और जैसे जैसे आप वायर से दूर जाएंगे डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस हिसाब से उन्होंने ये चीज़ बताई, तो हम लोगों ने चारों को मिलाया तो ये निकल के आया, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। अब देखिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी, फिर आगे निकलते हैं हम लोग। तो ये जो आपका फार्मूला आया, जो आपका अभी मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आ गया, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसमें आपका जो म्यू नॉट होता है, म्यू नॉट होता है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम कह सकते हैं, फ्री स्पेस, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये म्यू नॉट होता है। और देखिए हम लोग वैल्यू भी देखेंगे म्यू नॉट की और इस सब चीज़ों की। तो देखिए पूरा इसकी जो वैल्यू होती है, और इसकी अगर यूनिट की बात करें म्यू नॉट की, तो देखिए म्यू नॉट की यूनिट कई सारी होती है। अगर हम बात करें उसकी म्यू नॉट की बात करें यूनिट की, तो देखिए म्यू नॉट की जो यूनिट होगी आपकी एसआई यूनिट अगर लिया जाए तो न्यूटन, म्यू नॉट की यूनिट की बात करें, म्यू नॉट किसकी यूनिट हो रही है बात, एसआई यूनिट ऑफ म्यू नॉट, एसआई यूनिट ऑफ म्यू नॉट। तो देखें इसमें क्या होती है, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर लिख सकते हैं, या यही होता है वेबर एम्पियर मीटर। इस तरह से इसके यूनिट होते हैं, किसके, इसके एप्सिलॉन नॉट के, सॉरी म्यू नॉट के यूनिट होते हैं। अगर हम बात अब करें, ये तो थी इसकी चीज़ म्यू नॉट अपान 4 पाई की, उसके बाद म्यू नॉट की बात थी कि ये होता है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी एसआई यूनिट दिस होती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें आगे, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई की जो वैल्यू होती है, म्यू नॉट अपान 4 पाई की जो वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁷, और लिख सकते हैं न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन ए स्क्वायर, एम्पियर को ए से भी लिखते हैं, या पूरा एम्पियर लिख लीजिए एम्पियर स्क्वायर। ये होती है इसकी वैल्यू म्यू नॉट की, म्यू नॉट अपान 4 पाई की, और म्यू नॉट निकालना हो तो 4 पाई से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो हो गई। अब ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया है इसकी बात कर ले अगर, देखिए ये तो थी म्यू नॉट का इंट्रोडक्शन, उतना बता दिया गया। जो मैग्नेटिक फील्ड आई है डी बी, तो देखिए जो डी बी की वैल्यू है, अगर एसआई में बोला जाएगा, एसआई यूनिट में बोला जाएगा, एसआई यूनिट इसकी जो होगी, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। तो इतना टेस्ला, या अगर हम सीजीएस में बात करें, सीजीएस यूनिट होती है इसकी क्या, गॉस।
गॉस। ये जो वैल्यू आई है इसकी यूनिट जो होगी, अगर हम CGS में बात करेंगे तो गॉस में होती है GA, इसका स्पेलिंग देख लेना यार, GAUSS, गॉस, और ये टेस्ला है, तो इस तरह से SI इसकी यूनिट हो जाएगी। अब हम बात करें इसकी डायरेक्शन की और नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, ये तो देखिए था एलिमेंट के लिए। अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी बात कर लेते हैं पहले नेट मैग्नेटिक फील्ड की। देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, फील्ड, तो देखिए ये तो करंट एलिमेंट के लिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड था। नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो B की बात करेंगे, अगर B की, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dB को इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड। यानी बायो सवर्ट ने क्या दिया था, एक आपको फार्मूला दिया था जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर या वायर के अराउंड कैलकुलेट कर सकते हो। एक इनिशियल या वेरी स्मॉल एलिमेंट के लिए भी कर सकते हो और आप पूरा होल बॉडी के लिए कर सकते हो, उसके लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड जो P पे आ रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, अब P पे जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखिए डायरेक्शन करने के लिए कई सारे रूल हैं, तो जो सबसे सिंपलेस्ट है उसी को देखा जाएगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं सब। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, देखिए अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो पहला इसका एक रूल होता है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। क्या होता है, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल्स। ये क्या होता है, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल्स। पहला ये इसमें ये कहता है कि ये मान लिया जाए, ये इमेजिन कर लिया जाए कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर है उसको अपने हाथ में होल्ड कर लिया जाए और स्क्रू को जिस तरह घुमाते हैं, रुक जाइए एक सेकंड, स्क्रू को जिस तरह घुमाते हैं उस तरह घुमाइए, और जो घूम रहा है स्क्रू जो घूमेगा किसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में। तो ये जो आपका जो थंब है, थंब जहाँ जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसको करंट के डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाने के लिए, करंट के डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाने के लिए थंब जिस डायरेक्शन में घूमेगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। क्या, स्क्रू, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल क्या होता है। स्क्रू तो आप लोग कसे होगे, घुमाए होगे ना, तो क्या करना है, स्क्रू को घुमाना है किधर, करंट के डायरेक्शन में। तो जिस तरह आपका उसको घुमाने के लिए जिस तरह थंब जिधर जाएगा आपका, जिधर घूमेगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, देखिए ये करंट इधर जा रही है तो हम लोग इसको स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे, ताकि ये उसी डायरेक्शन में घूमे करंट के डायरेक्शन में। तो ये देखिए थंब किधर घूम रहा है, इस साइड जा रहा है, इस साइड मतलब इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहा जा रहा है इनवर्ड। देखिए अभी इनवर्ड आउटवर्ड का मतलब समझा रहा हूँ। पहले ये समझिए कि अगर हम लोग इसको घुमा रहे हैं, स्क्रू कसे हो, ऐसे कसते हो, तो उसको घुमाना है ताकि स्क्रू घूमे किधर, स्क्रू उसी के डायरेक्शन में जाए, उसी के डायरेक्शन में तुम्हें घुमाना है स्क्रू को, करंट के डायरेक्शन में। तो ये जो थंब जिधर घूमेगा वो बताएगा किधर, क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक बार और देख लीजिए, इस तरह घुमा रहे हैं तो ये इधर क्या जा रहा है, इनवर्ड, इससे यहाँ पे आ गया इनवर्ड, और इनवर्ड को क्या बोलते हैं, क्रॉस। एक चीज़ और समझ लो कि इनवर्ड का मतलब होता है, इनवर्ड क्रॉस से डिनोट करते हैं। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है, जैसे हम ऑब्जर्वर हैं, हम देख रहे हैं, हम इस बोर्ड को देख रहे हैं, इनवर्ड का मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह जा रही है, लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। इनवर्ड मतलब इस तरह जा रही है, हमसे दूर की तरफ जा रही है। लाइन अगर दिख रही है, लाइन देखो, ये हम खड़े हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रही है, ये इनवर्ड है, उधर जा रही है, उधर। आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ, हम खड़े हैं तो हमारे तरफ आ रही है, ये लाइट मतलब ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे तरफ आ रही है, तो इसका मतलब होगा आउटवर्ड। अब हम देख रहे हैं अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर,
ऑब्जर्वर से आगे की तरफ जा रहे हैं, इनवर्ड। जैसे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो इनवर्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो वो क्या है, इनवर्ड है। और अगर हम बात करें आउटवर्ड की, तो हम यहाँ खड़े हैं, हमारी तरफ आ रही है, यानी अगर यहाँ खड़े रहेंगे, इधर इनवर्ड है तो उधर से निकलेगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, आउटवर्ड। तो टुवर्ड द ऑब्जर्वर होगा, अगर ऑब्जर्वर जो देख रहा उसकी तरफ आ रही होगी लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है। अगर टुवर्ड द ऑब्जर्वर है, इसका मतलब लाइन आ रही है तो आउटवर्ड है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है तो इनवर्ड है, मतलब यहाँ से देख रहे हो जा रही है तो इनवर्ड है, ठीक है। तो ये इनवर्ड और आउटवर्ड का था। अगर इनवर्ड होगा तो क्रॉस से, आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा तो डैश से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो हम लोग कार के स्क्रू रूल देख लिए, क्या था स्क्रू रूल, बस स्क्रू को घुमाओ, जिधर थंब घूमेगा उधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, बस काम खत्म। अब जो है, जो हमारा दूसरा होता है डायरेक्शन का, डायरेक्शन बताने का रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये सबसे ही इजीएस्ट है डायरेक्शन देखने का, तो उसी से देखेंगे। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल ये क्या होता है, देखो राइट हैंड थंब रूल में राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में करो, और इधर ये कर्ल फिंगर जिधर घूमेंगी, इधर इसके करके देखो, इधर करके इसको घुमाओ तो यहाँ किधर घूम रही है, ऐसे घूमेगी ना, अरे यार इसको फिक्स कर लो, ऐसे घूम रही है, ऐसे अंदर की तरफ, तो इधर इस डायरेक्शन में करंट क्या है, करंट है इनवर्ड। करंट किधर है, इनवर्ड। बता रहा हूँ, देखो क्या करेंगे, राइट हैंड को, जैसे मान लीजिए ये है आपका करंट, करेंगे वायर है, इधर करंट जा रहा है, ये पहला केस हो गया। तो इधर करंट जा रहा है, तो अगर हम लोग राइट हैंड को इसको क्या कर लो, राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में कर लो। अब इसको घुमाओ, ये कर्ल फिंगर जिधर जा रही हो, भाई करंट तो ऊपर जा रहा है तो इसको ऐसे कर लेंगे, कर्ल फिंगर कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड। क्या होगा, इनवर्ड। और अगर हम बात करें इधर क्या होगा, देखो इधर इनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलती हैं, देखिए ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा, तो इधर इंटर कर रहा होगा तो उधर क्या होगा, निकल रहा होगा बाहर की तरफ। तो इसका मतलब हुआ कि इधर इनवर्ड हो जाएगा, इस तरह देखा इधर इनवर्ड, उधर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। यहाँ पे आउटवर्ड, आउटवर्ड, ठीक है। तो अगर एक वायर हो जिसमें इस तरह से करंट फ्लो हो रही हो, तो इस साइड जो होती है, हमेशा देख लो, याद भी कर सकते हो कि अगर इस तरह करंट यहाँ पे जा रही है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे इस साइड क्या होगा, इनवर्ड होगा, और इस साइड आउटवर्ड होगा। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है कि अगर हम लोग क्या करें, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर हम लोग थंब को करंट के डायरेक्शन में करेंगे, तो ये वाली जो फिंगर जो मुड़ रही है वो बताएगी क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर जैसे अगर इसी में देख लो, इसमें अगर ऐसा हो जाए, यही चीज़ इस तरह से हो, इसमें करंट जो है इधर आ रही हो, करंट इधर आ रही हो, करंट अगर इधर आ रही है, ये करंट का डायरेक्शन है, करंट है आई, तो हम लोग इसको देखेंगे। अब देखिए, अब करंट तो ऊपर तो जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरह करना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको देख लो, तो वहाँ से रिलेट करना है कि हमारे पास जो है, एक सेकेंड, ये देखिए, अब ये करंट ऐसे जा रहा है ना, नीचे देखिए ऐसे करंट जा रहा है, करंट नीचे, तो इसको घुमाओगे तो इधर कितना आ रहा है, यहाँ ऐसे घूम रही है, ऐसे, ये देखो, तो इधर क्या आ रही है, इस साइड आ रही है आउटवर्ड। अगर नीचे करंट जा रहा होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, आउटवर्ड। और उसी तरह से अब देखो, इधर जब है ऐसे घुमाए एक करंट, अरे यार देख लो इसको, यही ना है, ऐसे घुमाए आउटवर्ड आ गई, तो आउटवर्ड इधर आ रही है, तो ऐसे जाके इधर इंटर कर रही होगी। मतलब अगर हम यहाँ एक बनाए, इस तरह से लूप बनाएं, देखो यार देख लेना थोड़ा सा, उसी में सट जा रहा है सब, एक सेकेंड इसको रुक जाओ। अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे करंट ऐसे जा रही है, तो देख लिया गया इधर क्या आ रही है, आउटवर्ड, इस वायर की वजह से आउटवर्ड आ रही है, तो इधर कितनी आएगी, इनवर्ड आएगी। अगर हम लोग इसको ऐसे लाइन ड्रा करें मैग्नेटिक फील्ड का, तो देखो ये ऐसे जो है यहाँ पे निकलती हुई दिख रही है, क्योंकि आउटवर्ड आ रही है,
आउटवर्ड, यहाँ निकल रही है बाहर की तरफ, और इसमें क्या हो रही है, अंदर की तरफ जाती हुई दिखेगी इसमें। मतलब इधर क्या होगा, इधर आउटवर्ड है तो इधर क्या होगा, इनवर्ड। इधर क्या होगा, इनवर्ड होगा। ये आउटवर्ड होगा, इधर इनवर्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रू रूल अगर उतना नहीं समझ पा रहे हो तो ये सबसे आसान है कि किसी भी कंडक्टर या वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए क्या करो, इसको थंब को करंट के डायरेक्शन में करो और बाकी इसको घुमाओ, जिधर घूमेंगे उधर मैग्नेटिक फील्ड होगी, इधर इनवर्ड इधर आउटवर्ड। और ये आप याद भी रख सकते हो, इधर जा रही है तो इधर आउटवर्ड होगा, इधर इनवर्ड होगा। अब एक चीज़ देखो बाय शॉर्ट में और क्या देखना है, जो आपके ये तीनों होते हैं कौन कौन, करंट एलिमेंट जो आपका होता था आइडियल, और ये आर करंट एलिमेंट आइडियल और आर। और अगर हम बात करें इसकी वेक्टर आर और किसके बीबी की, ये तीनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आप नोट का पॉइंट समझ सकते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि जब यहाँ पब्लिकेशन देखा जाता है तो वहाँ पे ऐसा लेनी रहती है कि तीनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। अगर उसके वेक्टर के फॉर्म की बात करें, बाय शॉर्ट का वेक्टर फॉर्म की बात करें, इन वेक्टर फॉर्म, कौन सा वेक्टर फॉर्म, अरे बायो शॉर्ट जो आप फार्मूला देखे थे आप वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो μ0/4 पाई आई क्रॉस, देखिए आई डीएल क्रॉस, अगर यहाँ यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा r², ये आ गया वेक्टर के फॉर्म में। या इसी को यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। तो इस तरह से दूसरा इसका ये भी लिख सकते हैं, वेक्टर डी बी इक्वल टू μ0/4 पाई आई डी एल क्रॉस वेक्टर आर डिवाइड बाई r³। तो इस तरह से ये भी है। तो वेक्टर फॉर्म में अधिकतर ये यूज होता है। आपको पता है कि जो अभी आपने पढ़ा था बायो शॉर्ट, टी बी इक्वल टू μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई r²। तो आपने पढ़ा होगा ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। तो देखिए ए बी साइन थीटा मान लीजिए इसको पूरे को, अरे डी एल आई के साथ लेंगे, आई डी एल करंट के साथ डायरेक्शन के साथ। तो देखिए डी एल यहाँ लिखा है ना, आर ले लिया गया, उसी से कंपेयर करके उसको लिखा गया है। अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हो तो ये है वेक्टर फॉर्म में, ये चीज़ें देख लेना आप। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, अगर हम कूलॉम्स लॉ लिखें इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, सॉरी कूलॉम्स लॉ कह रहे हैं, बायो शॉर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, तो उसको देख लेते हैं। बस एक टॉपिक लास्ट है, करंट डेंसिटी के टर्म्स भी लिख सकते हैं। तो रुक जाइए, बायो शॉर्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, देखिए कैसे लिखेंगे, पता है करंट डेंसिटी J इक्वल टू क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया I बाई ए। तो इसमें करना क्या है, इस फार्मूले की अगर हम बात करें I बाई ए लिखना है तो देखिए कुछ नहीं करना है, जो हम लोग उसमें लिखे थे स्केलर फॉर्म में लिखे थे उसको लिख लें, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि J हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता ही है। तो डी वी इक्वल टू क्या लिखे थे, μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई r²। तो अगर हम लोग स्केलर फॉर्म में लिखना हो इस तरह से तो क्या कर दिया जाए, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एरिया का मल्टीप्लाई कर लें, एरिया का ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, देखिए μ0/4 पाई आई डी एल, ऊपर भी ए का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, नीचे भी ए का, क्यों, तभी तो हम बना पाएंगे आई बाई ए, और सब चीज़ें हैं, और यहाँ पे साइन थीटा बाई r² रहेगा ही।
तो उस तरह से आई बाई ए को जे लिख लेंगे और डी एल को देखो डी बी लिख लेंगे, क्योंकि देखिए डी एल है इंटू ए, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो इस तरह से म्यू नॉट अपान, रुक जाइए मैं बता रहा हूँ दोबारा, नीचे लिख रहा हूँ दिख नहीं रहा है यार, ऊपर लिख रहा हूँ, रुक जाओ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो हमारा आ गया फाइनल डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, अब आई हट जाएगा, जे हो जाएगा जे साइन थीटा डी बी बाई आर स्क्वायर, डी बाई आर स्क्वायर, जे साइन थीटा डी बाई आर स्क्वायर। इसको वेक्टर फॉर्म में भी बदल सकते हो, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो इस तरह से वो आ गया क्या, करंट डेंसिटी के फॉर्म में, कुछ नहीं किया गया है, ऊपर नीचे एरिया का मल्टीप्लाई किया गया है। देखो ऐसे फार्मूला है, ए का मल्टीप्लाई नीचे कर दिए और ऊपर, तो आई बाई ए को जे लिख लिया गया, करंट डेंसिटी जे लिख लिया गया, और एल डी एल इंटू ए को डी बी वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, उसको डी बी लिख दिया गया, बाकी सब कुछ रख दिया गया, बाकी सब साइन थीटा को वहीं रहने दिया गया, इसको डी बी को जो डी बी बनेगा आगे लिख दिया गया। तो ये हो गया करंट डेंसिटी के फॉर्म में। तो देखिए बायो सावर्ट को करंट डेंसिटी, चार्ज और वेलोसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो लेकिन मेनली आपको जो बताया गया बायो सावर्ट उसी का यूज होता है, लेकिन अगर आपको कन्वर्ट करने के लिए आए तो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें इस तरह से अब आगे हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे इसका, और अगर किसी को कोई समझने में कोई टॉपिक में दिक्कत आई हो तो वो कमेंट कर सकता है, या कोई प्रॉब्लम हुआ हो या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।